हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के शिक्षा संकल्प। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी यस के शिक्षा संकल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान। इसका जो हमारा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, उसके अंतर्गत जो हमारे आती है अधातु वर्धता, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी अधातु वर्धता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना टूटे पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करती है, इसी को हम जो है अधातु वर्धता कहते हैं। ठीक है, यानी अधातु वर्धता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुण है। जैसे सोना तथा चांदी, ठीक, जैसे सोना तथा चांदी सर्वाधिक अधातु वर्धनीय धातुएं हैं। ठीक है, एल्युमिनियम तथा कॉपर भी उच्च अधातु वर्धनीय धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि जो हमारी होते हैं, बिस्कुट आता है, ठीक है, जो हमारी चॉकलेट आती है खाने वाली, और जो हमारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, और जो सिगरेट आती हैं, आज की पैकिंग में भी एल्युमिनियम पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी अधातु वर्धता जो है थी, जो कि हमारी कक्षा 10 पाठ धातु एवं अधातु चैप्टर से थी। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमारी धातु एवं अधातु वर्धता दोस्तों है। अब हम देखने वाले हैं तन्यता। ठीक है, यानी तन्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तन्यता क्या होती है? ठीक है, यानी वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं। यानी ऐसी धातुएं, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है, तन्य कहलाती हैं। ठीक है, तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है। ठीक है, सोना, जो इस तन्यता का एक जो है जो सोना होता है तन्यता का सर्वाधिक तन्य धातु है। जो सोना होता है सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, जो सोना होता है वो ही तन्य होता है। यानी वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है, तन्य कहलाती है, तथा इस गुणधर्म को ही हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म ये जो होता है तन्यता। ठीक है, धातुओं का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है। ठीक है, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी तन्यता थी, जो कि हमारे चैप्टर 3 से धातु एवं अधातु चैप्टर से आती है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु कक्षा 10 साइंस का। ठीक है, उसके अंतर्गत हमारा आता है जो कि आयनिक यौगिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनने वाले आयनिक बंध, ठीक है, युक्त यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, एक धातु इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, धनायन बनाता है, तथा धातु यानी तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। यानी जो तथा धातु इलेक्ट्रॉन देकर जो है धनायन बनाती है, तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें जो है इलेक्ट्रॉन देकर धनायन का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें जो है अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि आयनिक बंध धातु तथा अधातु के मध्य बनते हैं। जो आयनिक बंध होते हैं धातु तथा अधातु के मध्य यानी बीच में बनते हैं, उसे ही हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ये हमारा कुछ धातु एवं अधातु चैप्टर से है आयनिक यौगिक। इसके बारे में पढ़ने वाले जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, उसके अंतर्गत हमारे आते हैं खनिज तथा अयस्क। खनिज तथा अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद उदाहरण सहित। ठीक है, इस खनिज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अयस्क क्या होता है, ठीक, इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं खनिज क्या होता है। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुओं तथा उनके यौगिक, यानी प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुओं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, कुछ इसके उदाहरण है खनिज के, लोहा, कोयला आदि। जैसे लोहा, कोयला जो है हमारे पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जमीन में पाए जाते हैं। जैसे लोहा है वो हमारे पृथ्वी के अंदर जमीन में पाया जाता है, और पृथ्वी के अंदर यानी जमीन में हमारा जो है कोयला पाया जाता है। ये सब हमारे खनिज के उदाहरण हैं। इसकी परिभाषा जो है कुछ इसी प्रकार से है। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको ही हम खनिज कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है लोहा, कोयला
आदि। अयस्क क्या होता है? अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिस खनिज से किसी धातु को यानी जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा पर कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का यानी उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसका उदाहरण है एल्युमिनियम, बॉक्साइट आदि। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे थे खनिज तथा अयस्क, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 से है, धातु एवं अधातु, कक्षा 10। तब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। उसके अंतर्गत ये हमारी सक्रियता श्रेणी धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशीलता, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी दी हुई हैं कुछ धातुएं दी हुई हैं, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता कौन सी धातु है और सबसे कम अभिक्रियाशीलता कौन सी धातु है, ये इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु, यानी जो हाइड्रोजन होता है उससे अधिक सक्रिय धातु जो है मैग्नीशियम होती है, यानी उससे हाइड्रोजन से जो है कम सक्रिय धातु जो होती है वो हमारी कॉपर होती है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। पहला जो हमारा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा पॉइंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन, जैसे विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की जो क्षमता होती है, उसकी जानकारी जो है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी धातुएं दी हुई हैं। जैसे पहला हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि हमारी जो है इस प्रकार से कुछ धातुएं दी हुई हैं, जिसमें से पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और ठीक और जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो Au यानी गोल्ड यानी सोना हमारा है। यानी जो हमारा सोना होता है वो कभी किसी भी दूसरी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, और जो हमारा पोटेशियम यानी के होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण किसी भी धातु के संपर्क में आता है तो तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, यानी जो अभिक्रियाशीलता का ये जो है घटता हुआ क्रम है, घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक है, ये जो हमारी पोटेशियम से जो जितनी भी नीचे की धातुएं हैं सब जो है पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। वैसे यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे सोडियम है हमारा कैल्शियम की अपेक्षा से जो है सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसकी कैल्शियम की अपेक्षा से। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेंगे मैग्नीशियम की अपेक्षा से जो हमारा मैग्नीशियम की अपेक्षा से जो हमारी कैल्शियम होती है ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। एल्युमिनियम की अपेक्षा से जो हमारी मैग्नीशियम होती है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। ऐसे हम देख लेंगे जिंक जो हमारी होती है एल्युमिनियम की जिंक जो होती है जिंक जो है एल्युमिनियम जो है हमारी होती है अधिक सक्रिय धातु होती है। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेंगे अब आयरन Fe। ठीक है, आयरन जो है आयरन की अपेक्षा से जो है जिंक जो हमारी होती है अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। Pb यानी लेड जो होती है इसके अंतर्गत जो हमारी Fe आयरन होता है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। H जो होती है यानी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो लेड होती है। Cu कॉपर की अपेक्षा से जो है हाइड्रोजन ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। Hg यानी मरकरी यानी पारा, ठीक है, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, इसकी अपेक्षा से जो है कॉपर यानी तांबा हमारा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, Ag यानी सिल्वर चांदी, ठीक है, जिसे हम चांदी भी बोलते हैं। इसकी जो सिल्वर चांदी इसकी अपेक्षा से जो है Hg यानी मरकरी पारा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो हमारी होती है वो Au यानी गोल्ड सोना, जो सोना होता है वो हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी थी जो पार्ट चैप्टर 3 से है सक्रिय श्रेणी धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशीलताएं।